हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप चैनल पर देख रहे होंगे, वर्तमान में जो आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक है उसको कंप्लीट कराया जा रहा है। 24 तारीख को यानी 24 जुलाई को आपका लेखपाल का पेपर निर्धारित किया गया, तो उसको 10 के पहले पहले जो है कंप्लीट करना है। साथ ही साथ स्टडी 91 की जो सामान्य ज्ञान की है, जिसमें कि 391 का जो सामान्य आपका ग्राम समाज और विकास से संबंधित, साथ ही साथ हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है ऑलरेडी आपको चैनल पर मिल जाएगा। सामान्य ज्ञान का थोड़ा लेट मिला है, तो 24 जुलाई को पेपर है, 10 तक इसको भी कंप्लीट कर देना है किसी भी हाल में। टोटल जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, वो 30 मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 30 मॉडल सेट पेपर के साथ ही साथ आपको स्पेशल जो है नोट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। नोट को आप देख सकते हैं, जो भी नोट संबंधित होंगे प्रत्येक सेट के बाद, जैसे कि भारतीय दर्शन की प्रमुख शाखाएं, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, इस तरह जो है आपको प्रत्येक सेट के बाद स्पेशल नोट जो है प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल प्रैक्टिस सेट 30 हैं, 25 सेट प्रैक्टिस सेट होंगे और 5 मॉक टेस्ट सुपरफास्ट होगा, तो टोटल 30 सेट होंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट है व्याख्यात्मक रूप में, और जैसे ही प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाता है, प्रत्येक सेट के बाद आपको एक स्पेशल नोट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो आइए, सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न आपके सामने है। ICT का क्या उद्देश्य है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना और शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना। स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना दिसंबर 2004 में माध्यमिक स्तर के छात्रों को मुख्यतः अपनी कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्रदान करने हेतु शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गांधी जी के द्वारा लिखी गई है हिंद स्वराज। और कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक दे रखे हैं, जैसा कि गांधी जी का हिंद स्वराज है, इसके अतिरिक्त नवजीवन, हरिजन, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी, ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। सुभाष चंद्र बोस तक की वो जो इंडियन स्ट्रगल है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, एन इंडियन पिलग्रिम है। दादा भाई नौरोजी की इम्पोर्टेंट पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न है, खोज बत्ती में जो दर्पण प्रयुक्त होता है वह क्या है? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नतोत्तर दर्पण, जिसको कि आप अवतल दर्पण के रूप में भी जानते हो। उन्नतोत्तर दर्पण या उत्तल दर्पण, तो वाहनों के साइड जो मिरर लगे होते हैं, जिसमें कि आप बैक साइड में आ रही गाड़ियों को देख सकते हैं, साइड दे सकते हैं, तो वो साइड में जो लगे होते हैं वह उत्तल दर्पण है। और ऑप्टिकल वाद्य यंत्रों में भी उत्तल दर्पण लगा होता है। साथ ही अवतल दर्पण मोटर वाहनों के हेडलाइट्स, दूरबीन, मशाल रोशनी, नाक, कान एवं दांत के डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है अर्थात गलत है? डैम दे रखे हैं और उनसे संबंधित नदियां हैं। पहला दिया है सरदार सरोवर बांध, यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है, बिल्कुल सही है। और इससे जो लाभान्वित होने वाले प्रदेश हैं वह गुजरात है और महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है। किससे?
सरदार सरोवर डैम से। दूसरा युग्म दिया है तिलैया बांध कोनार नदी पर बनाया गया है, तो यह गलत है, कोनार नदी पर नहीं है, यह जो है आपका बराकर नदी पर है। कहाँ पर दोस्तों? बराकर नदी पर। इसलिए ऑप्शन दूसरा गलत है, इसलिए सुमेलित नहीं है। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब बन जाएगा। कहाँ पर है ये? तो ये तिलैया बांध बराकर नदी पर, झारखंड में। ठीक है। तीसरा जो है बिल्कुल सही है, गांधी सागर डैम जो है वो चंबल नदी पर बनाया गया है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, इसका जो लोकेशन है वह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य क्या है? मुख्य बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चाय, रबर, नारियल, कहवा। कृषि मंत्रालय के अनुसार बागान फसल के अंतर्गत नारियल, सुपारी, ताड़, कहवा एवं काजू को रखा जाता है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार चाय, कॉफी एवं रबर को रखा जाता है। अतः नारियल, ताड़, सुपारी, कहवा, काजू, चाय, कॉफी एवं रबर बागान फसलें हैं। व्यापारिक फसलें नकदी फसलों में देखोगी तो गन्ना है, रबर है, कपास है, चाय, तंबाकू, जूट, कहवा आदि। अगला प्रश्न आपका वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित है। घास के मैदान दे रखे हैं और किस देश में पाए जाते हैं, आपको यहाँ पर मिलान करना है। पहला दिया हुआ है पंपास, तो पंपास जो है आपका ये मिलता है अर्जेंटीना में। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए का 3 हो गया। इसके बाद आप देखेंगे पोस्टाज दे रखा है, पोस्टाज घास का मैदान हंगरी में है और बेल्ट जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में पड़ेगा, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह आप यह मिलाएंगे तो बी का जो है आपका 4 है, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका बी ए सही जवाब बन जाएगा। और देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण घास के मैदान दिए हैं इसके अलावा, जैसे कि स्टेपीज है, यूरेशिया है, पंपास आपका अर्जेंटीना है, जबकि कंपास जो है ये ब्राज़ील में है, लानोज वेनेजुएला में और कैंटरबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन निम्नलिखित में से किन 2 संस्थाओं का विलय करके किया गया है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय तथा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय का विलय करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय तथा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय 2 संस्थाओं का विलय करके किया गया है। 23 मई 2019 को सीएसओ तथा एनएसएसओ का विलय करके एनएसओ का गठन किया गया है। कब? 23 मई 2019 को, जो वर्तमान समय में संपूर्ण सांख्यिकी गणनाएं करता है। और एनएसओ का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। यह संस्था सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय आय, गरीबी, बेरोजगारी तथा औद्योगिक उत्पादन संबंध जो सूचकांक से संबंधित संपूर्ण गणनाएं जो है एनएसओ द्वारा ही किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख व्यवस्थापिका का नाम क्या है? प्रमुख व्यवस्थापिका, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महासभा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्थापिका को महासभा कहा जाता है। इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। भारत की एकमात्र महासभा अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो इसका जो मुख्यालय है वह नीदरलैंड में दहेज में है और इसके मुख्य न्यायाधीशों सहित कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। जैसा कि आप जानते हैं यूएन दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया इसलिए जाता है। कुल देशों की जो संख्या है यूनाइटेड नेशन में वो है
193, वर्ष 2021 तक अपडेटेड है, 193 है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सदस्य देशों की जो कुल संख्या है वह कितनी है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 190 मेंबर्स हैं वर्तमान में। IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी में 29 देशों के समझौते पर हस्ताक्षर करने की बात से हुई थी। IMF का जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन DC और वर्तमान में 190 सदस्य देश हैं। और लेटेस्ट जो कि अंडोरा जो है IMF का 190वां सदस्य बनने वाला जो है अंतिम देश है। और जैसा कि आप जानते हैं जो घोषणा की गई थी वह 16 अक्टूबर 2020 को जो है यह 190वां देश बना था अंडोरा। वर्तमान में देखेंगे तो प्रबंध निदेशक जो है वो क्रिस्टलानिना जॉर्जीवा हैं और IMF के अगले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में पियरे ओलिवियर गौरिंसच को नियुक्त किया गया है। यह गीता गोपीनाथ का जगह ले लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो कि दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है दुनिया का? तो यह PCS प्रीलिम्स में पूछा हुआ प्रश्न भी रहा है और यह जो है आपका यहाँ पर आंसर जो होगा सही वह होगा ऑप्शन सी, सिक्किम भारत का। भारत का सिक्किम राज्य दुनिया का प्रथम 100% जैविक खेती करने वाला राज्य है। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सिक्किम को देश का पहला ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया गया था। मृद घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया में स्थित है जो कि एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। क्यूबेक पूर्वी कनाडा में एक फ्रेंच भाषी प्रांत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिए गए राज्यों में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? दिए गए राज्यों में, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पुडुचेरी। इसके अलावा जो कि और भी दिए गए हैं, लक्षद्वीप का 946, ये ठीक है। तो मैक्सिमम जो है पुडुचेरी का है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर पुडुचेरी का सबसे ज़्यादा है। वहीं पर भारत का जो लिंगानुपात है वह 943 है। और सर्वाधिक अगर राज्य पूछा जाता तो आपको बताना होता केरल का, ठीक है, जो कि 1084 है। अब यहाँ पर आप विकल्प में देखिएगा, विकल्प में पूछा गया है दिए गए राज्यों में, यानी निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? तो आप देखेंगे पुडुचेरी का होगा। तो इस तरह आपको देखना है, ध्यान देना है, वरना आप केरल ढूंढते रहें ऑप्शन में ना मिले तो जो चारों में सबसे ज़्यादा होगा उसी को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद 943 जो है हो गया। और सर्वाधिक लिंगानुपात 184 केरल का है। साथ ही यूपी का आपको मालूम होगा कि यूपी का जो सेक्स रेशियो है वह 912 है और चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है यूपी का 902 है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आपका ये कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं आगे। और थोड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय जो लिंगानुपात है 2014-15 में 918 से 19 अंक बढ़कर 2021 में 937 हो गया है। अगला प्रश्न नंबर 12 है कि भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष यानी जो सेक्स रेशियो है यह 1000 से अधिक है? तो कर्नाटक का आप पढ़ रहे हो, 1084 है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक ही सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब होगा, सर्वाधिक होगा। इसके अलावा और भी राज्य हैं जो कि तमिलनाडु 996 है, आंध्र प्रदेश 993, कर्नाटक 973 है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वह केरल है। और वहीं पर केंद्र शासित पूछा जाएगा तो आप पुडुचेरी लगाइएगा। राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2019-21 में देश में 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं तथा कुल जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, प्रजनन जो दर है, घटकर 2 हो गया है।
ये आप करंट में आप पढ़ ही रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है और महाराष्ट्र के बाद बिहार लगा हुआ है जनसंख्या में, और बिहार के बाद वेस्ट बंगाल है। तो कम से कम 3-4 आप ज़रूर याद रखिए, 3 तो ज़रूर याद रखिएगा। पहला यूपी जनसंख्या में, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बाद पूछा है तो ऑप्शन आप बी लगाएंगे। जबकि आप क्षेत्रफल के अनुसार आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह चौथे नंबर पर है, प्रथम जनसंख्या में प्रथम है और क्षेत्रफल में चौथे पर है। ठीक है, तो चौथे पर आप जानते हैं सबसे पहले जो है नंबर 1 पर जो आपका आता है वह राजस्थान है क्षेत्रफल में। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र का नंबर है, माफ़ कीजिएगा एमपी का। ठीक है, तो राजस्थान, एमपी के बाद जो है वो महाराष्ट्र नंबर आता है, और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है क्षेत्रफल में। जबकि जनसंख्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश है। भारत का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व, वह 382 है। जबकि सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो राज्य है वह बिहार है, जिसका जनघनत्व है 1106 जो व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में क्या है रहती हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता है तो भीड़ भड़ाका कहाँ है सबसे ज़्यादा? नई दिल्ली में है। कितना है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर में बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 14 है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोजन में परिवर्तन होकर भंडारित रहता है। तो शरीर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर कहाँ पर भंडारित होता है? यहाँ पर आपका एग्जैक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। कहाँ पर दोस्तों? तो यह लीवर में होता है, यकृत में। यकृत तो फाइब्रिनोजन तथा हिपैरिन नामक प्रोटीन भी उत्पादन यकृत से ही होता है। साथ ही शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके लीवर जो है वो भंडारित रखता है। आमाशय, तो आमाशय में क्या है कि पेप्सिन एवं रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। इसमें भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। अग्नाशय, तो अग्नाशय यह एक अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। पित्तरस, तो इसका जो उत्पादन है कहाँ पर होता है? तो पित्तरस का भी उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? लीवर में, यकृत में। और यह पित्तरस की थैली से संग्रहित होता है। ठीक है, तो यह पित्त की थैली में संग्रहित होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो स्थान है वह क्या कहलाता है? तो 2 अक्षांश, ठीक है, अक्षांश, तो 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो स्थान है उसे क्या कहा जाएगा? जोन। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बन जाएगा। 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी को जोन कहा जाता है। एक जोन में 111 किलोमीटर के बराबर होता है। 2 देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जाना जाता है। तो जोन हो गया अक्षांश के बीच की दूरियां रेखाओं के, और 2 देशांतरों की रेखाओं के बीच की दूरी गोरे के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कुल मिलाकर 121 अक्षांश रेखाएं होती हैं। कितनी? 181, माफ़ कीजिएगा 181। ठीक है, तो 0 डिग्री हो गया जनरली जो लिखा होता है आप जानते हो, ये आपका कर्क रेखा, मकर रेखा, इस तरह आप देखेंगे। तो टोटल जो रेखाएं हैं वह 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। जबकि देशांतर, ठीक है, जो देशांतर रेखाएं हैं इनका जो बताया जा रहा है टोटल वो कितना है? तो 360 होती हैं, क्योंकि आप जानते हो 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री, 180 डिग्री इधर, 180 इधर, तो टोटल 360 रेखाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 16 है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है
भारतीय संविधान में राज्य विधानमंडल का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, 168 से लेकर के 212 तक जो है वो राज्य विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। जैसा कि आप पॉलिटी जब आप पढ़ते हैं तो टोटल संविधान में जो भाग दिए हैं वह 22 भाग हैं और वर्तमान में 25 भाग का मतलब ये है, यह नंबर के अनुसार है, काउंटिंग से, ठीक है। तो जब भी भाग आएगा आपको याद रखना है 22 भाग हैं, 25 नहीं लगाना है। यदि संख्या के हिसाब से पूछेगा तभी 25 लगाइएगा। कई बार बता चुके हैं, जैसे कि आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1 आपका जो है आपका यूनियन और टेरिटरी की बात करता है, संघ और उसकी राज्य क्षेत्र हो गए। पार्ट 2 आपका जो संबंधित है वह सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता से संबंधित हो जाता है। और पार्ट 3 जो है आपका है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि मूल अधिकार का है। तो पार्ट 1 में आप आर्टिकल देखेंगे तो आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक बात की जाती है, फिर 5 से लेकर के स्टार्ट होता है और आर्टिकल नंबर 11 तक बात की जाती है। पार्ट 3 में यानी 12 से स्टार्ट होगा और 12 से लेकर के 35 तक जो है वो मूल अधिकार की बात करता है। फिर पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 का नंबर आता है, जिसमें कि आप DPSP को कवर करते हैं, यानी कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक बात करता है। इसके बाद पार्ट 4 के बाद पार्ट 4A है। पार्ट 4 के बाद पार्ट 5 आना चाहिए, लेकिन 4A जो कि आप जानते हो मूल कर्तव्य का है, जो कि वर्ष 1976 यानी जो 76 यानी कि 42वां जो संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया, पार्ट 4A, ठीक है। तो पार्ट 4A में जो है वो आपका आर्टिकल 51A ऐड किया गया, ठीक है। तो यह संबंधित मूल अधिकार से है। तो इसी तरह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाग 22 का मतलब है कि भाग 22 हो जाएगा, लेकिन काउंट के हिसाब से करोगे, यहाँ पार्ट 4 तक है, ठीक है, 4 है 4A। काउंटिंग अगर करोगे तो 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, तो काउंटिंग के अनुसार ये 5 हो गया, लेकिन भाग 4 ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर 25 लिखा है, यह नंबर काउंटिंग के अनुसार है, संख्या के अनुसार है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर पूछा गया था राज्य विधानमंडल, तो पार्ट 4A हो, पार्ट 4 के बाद पार्ट 5 आता है, जो कि संघ की बात करता है, यूनियन की, यानी आर्टिकल नंबर यह 52 से स्टार्ट होगा और 151 तक कवर करेगा पार्ट 5। पार्ट 5 के बाद आता है पार्ट 6। तो पार्ट 6 जो बात करता है यूनियन के बाद आता है स्टेट की बात करता है। और स्टेट का जो आर्टिकल स्टार्ट होगा यानी 152 से स्टार्ट करोगे, 152 से स्टार्ट करोगे कहाँ तक जाएगा, तो 152 के बाद यानी आपका जो पार्ट 6 है, पार्ट 6 के बाद 7 आता है। 7 आपकी संविधान में है नहीं, रिपील्ड किया गया है, हटा दिया गया है। पार्ट 7 के बाद जो आता है पार्ट 8 आता है। तो पार्ट 8 जो शुरू होता है 239 से स्टार्ट होता है और 243 जाता है। और पार्ट 9 जो कि अक्सर एग्जाम में पंचायती राज से संबंधित हो जाता है, जो कि 243A से यानी 243 से स्टार्ट होकर के 243O तक बात करता है। तो इसी तरह टोटल पार्ट दिए हैं, पार्ट 22 जो है भाग 22 है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर राज्य विधानमंडल पूछा है, तो राज्य विधानमंडल जो आएगा स्टेट के अंदर आएगा, यानी आर्टिकल 152 से लेकर के 239 स्टार्ट, यानी 238 आपकी आर्टिकल संविधान में है नहीं, 238 जो था वो पार्ट 7 था, जो कि हटा दिया गया, तो 237 तक जाएगा। अब 237, अब ये स्टेट हो गया पूरा। अब स्टेट के अंदर और घुसेंगे तो चैप्टर स्टार्ट होंगे। तो टोटल जो चैप्टर दिए गए हैं आपके संविधान में स्टेट के अंदर, आप देखेंगे चैप्टर 5 तक बात करता है। तो चैप्टर 1 जो संविधान का है यानी स्टेट का, तो 152 से स्टार्ट होगा चैप्टर 1, जो कि जनरल की बात करेगा। फिर चैप्टर 2 होगा जो कि कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव की बात करता है, यानी 153 से लेकर के 167 तक। इसके बाद चैप्टर 3 आएगा जो कि 168 से लेकर के 212 तक बात करता है। तो यही यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया था, स्टेट लेजिस्लेटिव
यानी राज्य विधानमंडल चैप्टर 3 168 से 212। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग। आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें दिए हैं कि 352 से लेकर के 360 जो कि आपात उपबंध इमरजेंसी की बात करते, और इमरजेंसी जो प्रोविज़न है आपात उपबंध आपसे भाग भी पूछा जाता है अक्सर। तो 352 से 60 जो बनेगा आपका आर्टिकल किस पार्ट के अंदर आएगा, तो भाग जो है आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है, भाग भी याद रखना जरूरी हो जाता है। तो भाग 18 है, ठीक है, 18 रोमन में लिखोगे तो भाग 18 आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित क्रम में लगाना है। क्या लगाना है? दक्षिण से उत्तर की ओर। तो पहले देख लियो मांडवी। मांडवी आपकी जो नदी है किस राज्य से संबंधित हो जाएगी? गोवा से। माही जो है आपकी राजस्थान राज्य से संबंधित हो जाएगी, और नर्मदा आपकी मध्य प्रदेश राज्य से। ताप्ती आपकी जो है वह जीजे गुजरात से संबंधित। तो स्टेट आप देखेंगे, मैपिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि गोवा पड़ेगा सबसे साउथ में। तो नंबर 1 यहाँ पर आपका पहले हो जाएगा, यानी कि नंबर 1 तो 3 ऑप्शन में है। चलो 3 ऑप्शन ले लो। फिर इसके बाद महाराष्ट्र है बिचुआ में, फिर इसके बाद गुजरात है, ठीक है। तो गुजरात का नंबर आएगा, यानी 4 नंबर जो है आ जाएगा। तो आप 4 नंबर ले लो। इसके बाद जो है एमपी है, आप जानते फैला हुआ है, तो एमपी ले लोगे आप। और फिर इसके उत्तर में आओ जाओगे तो आरजे है, राजस्थान हो जाएगा। तो एमपी आएगा, यानी नर्मदा हो जाएगा तीसरे पर, फिर राजस्थान। तो इस तरह ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपका सी सही जवाब बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, किस भारतीय कंपनी को आईसीसी का वैश्विक साझेदार घोषित किया गया है? तो करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया। तो यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा बायजू आईएएस, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब बन जाएगा। 8 फरवरी 2021 को आईसीसी ने भारत की सबसे बड़ी शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी बायजूस को 2021 से 23 के लिए वैश्विक साझेदार घोषित किया है। ध्यान रहे, अगस्त 2019 में यह कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की आधिकारिक जर्सी की भागीदार बनी थी। तो आपको पहला ही तथ्य याद रखना है, फ्लिपकार्ट की स्थापना 2000, यानी जो ऑप्शन में आप दिए गए इन्हीं के बारे में बताया गया है, 2007 में सचिव बंसल तथा विन्नी बंसल के द्वारा की गई थी फ्लिपकार्ट की स्थापना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित निर्णयों में से किसमें उच्चतम न्यायालय ने 3 तलाक को असंवैधानिक बताया था? 3 तलाक क्या है? असंवैधानिक है। तो पहला रहा है केस सायरा बानो बनाम भारत संघ, और साथ ही गुलशन परवीन बनाम भारत संघ। ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। 3 तलाक को तलाक ए बिद्दत कहा जाता है। 3 तलाक के मामले में गैर जमानती अपराध माना गया है, जिसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है। 3 तलाक से संबंधित विधेयक को मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 नाम दिया गया है। 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान की अनुच्छेद 14 क्या है? इक्वलिटी फॉर लॉ, यानी कि सभी को जो है कानून से जो है संरक्षण समानता रहेगी। साथ ही 21 जो है, जो कि आपकी जीवन जीने का जो है अधिकार की बात करता है, लाइफ एंड लिबर्टी की, तो इससे संबंधित है। अगला प्रश्न आपका हड़प्पा स्थल दे रखे हैं और किस राज्य में लोकेटेड है, आपको यहाँ पर मिलान करके बता देना है। बहुत आसान है। यहाँ पर आपका अब देखिए मांडा दिया है, ठीक है। मांडा और मांडी 2 हैं। तो मांडी जो है आपका यूपी से संबंधित है, और मांडा जो है आपका संबंधित हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दैमाबाद दिया है, तो दैमाबाद के लिए आप चले जाओगे महाराष्ट्र, ठीक है। अब जैसे कि जो 4 कोना पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है, 4 कोना जो हड़प्पा स्थल है, जो इसका फैलाव है, विस्तार है उत्तरी, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या? उत्तरी, दक्षिणी, और ये हो जाएगा आपका पूर्वी, और ये पश्चिमी। तो ये आपका सबसे उत्तर में देखेंगे तो जेएनके वाला हो जाएगा, यानी कि ये मांडा, ठीक है, मांडा।
और दक्षिण में आएंगे तो ये महाराष्ट्र पड़ता है, महाराष्ट्र में दैमाबाद है। ठीक है, ये हो गया। और एक जो है आपका पड़ जाता है सबसे पश्चिम में शुतकांगे डोरवाला, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान पड़ जाता है। और सबसे पूर्वी जो आपका हिंडन नदी पर यूपी में है, क्या बोलते हैं उसको, आलमगीरपुर। तो ये है चारों कोने, चारों तरफ विस्तार है हड़प्पा स्थल का। तो मिलाइए, यहाँ पर काली मंगा है। ठीक है, तो काली माता आती हैं दोपहरिया में, बिल्कुल दोपहरिया। गर्मी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है बताइए, राजस्थान में। तो इस तरह थोड़ा ट्रिक्स लगाइएगा। राजस्थान जाएंगे और राखीगढ़ी हरियाणा में हो जाएगा, जो कि राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा स्थल है। और अगर पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा स्थल, तो आप राखीगढ़ी लगाइएगा। और इससे संबंधित पूछा जाता है कि सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, तो आप जानते हो वो आपका हड़प्पा मोहनजोदड़ो, जो कि यहाँ पर है नहीं, बाहर अपने इंडिया की है। ठीक है, तो मिलाइए दोस्तों, मिल गया। ठीक है, ए का 3, तो ए का 3 जो है एक ही है, ऑप्शन सी सही जवाब बन जाएगा। इस तरह मिलाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 21 है कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ है। तो 1565 का प्रसिद्ध जो युद्ध रहा है, प्रसिद्ध युद्ध, वो है पानीपत का पहला युद्ध। ऑप्शन यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, इसकी तालीकोटा का युद्ध होगा, क्योंकि 1565 की बात कर ली जा रही है। 1565 जो कि साउथ में लड़ा गया था, विजयनगर साम्राज्य और जो सुल्तान रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया तालीकोटा का युद्ध। ये 1565 नहीं 26 का होगा आपका। ठीक है, 1526, जो कि बाबर इब्राहिम लोदी के बीच रहा है। और इसके बाद दूसरा युद्ध भी दिया है, तो ये 1556 का हो जाएगा, जो कि अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। इसके बाद खानवा युद्ध बचता है, तो खानवा युद्ध जो है आपका 1527 का किसके किसके बीच रहा है, तो बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है, बाबर ने राणा सांगा को क्या है, हरा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर है आपका 22। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था। तो देवगुप्त जो नाम था वह था किसका, सही जवाब बनेगा चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य परम भागवत देव सेवश्री तथा देवगुप्त की उपाधि धारण करने वाले शासक थे। तो विक्रमादित्य परम भागवत देव देवश्री देवगुप्त, ये नाम है। इनका शासनकाल 380 से 412 ईस्वी के मध्य था। ये विष्णु के उपासक थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य विष्णु के उपासक थे। इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहयान भारत आया था। ध्यान रहे, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। तो फाहयान यदि पूछा जाता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। हर्षवर्धन पूछा जाता है, यानी ह्वेनसांग पूछा जाता है, तो हर्षवर्धन के काल से संबंधित होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। यहाँ पर सही जवाब बनेगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर अनुपम। ठीक है, अनुपम खेर, अनुपम होगा। भाभा परमाणु केंद्र मुंबई में स्थित है और भारत का परमाणु कार्यक्रम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में किया गया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर अनुपम है। भारत का पहला क्वांटम सुपर कंप्यूटर नाम क्या है, सिम्युलेटर टूल किट। क्या नाम है, सिम्युलेटर टूल किट। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक नहीं है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में कितने भारतीय खिलाड़ी शामिल हुए हैं। सही जवाब बनेगा 54। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में 54 भारतीय खिलाड़ी शामिल हुए। इसमें भारत कुल 5 स्वर्ण पदक, ठीक है, जबकि ओलंपिक में कितना रहा, एक ही गोल्डन बॉय रहे हैं। तो 8 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ 24वां रैंक जो है भारत का रहा है पदक पाने में। टोटल पदक कितने रहे हैं, तो टोटल पदक भारत की 8, 5, 13, 6, 19।
ध्यान रहे टोक्यो ओलंपिक 2021 में 119 खिलाड़ियों सहित 228 सदस्यीय दल भेजा गया, जिसमें भारत ने एक स्वर्ण पदक, जो कि काफ़ी चर्चा में रहे, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा भाला फेंक में रहे हैं, 2 रजत मिला है और 4 कांस्य पदक के साथ 48वें रैंक पर रहा है अपना प्यारा भारत। सेट नंबर 1 का अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसे पहनाया गया है? तो इनका नाम है, प्यारा सा नाम है, हरनाज संधू। ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू रहीं। प्रतियोगिता का आयोजन स्थल इजराइल में किया गया था। मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज तो ये रही हैं शाइलिन फोर्ड। ध्यान देना है कि भारत की नवदीप कौर ने मिसेज वर्ल्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राशि पोशाक का पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि प्रत्येक सेट के बाद स्पेशल नोट दिए गए हैं, तो उनको भी आइए कवर करते हैं। जैसे कि पहला दिया है यहाँ पर तथ्य है भारतीय दर्शन की प्रमुख शाखाएं। तो दर्शन की प्रमुख शाखाएं हैं और उनसे संबंधित जो फाउंडर संस्थापक हैं, तो न्याय दर्शन की संस्थापक महर्षि गौतम, सांख्य दर्शन की महर्षि कपिल, मीमांसा की महर्षि जैमिनी, योग दर्शन की महर्षि पतंजलि। मिलान करने को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। शून्यवाद की नागार्जुन है, वैशेषिक दर्शन की महर्षि कणाद है, वेदांत दर्शन की महर्षि बादरायण है, अद्वैतवाद की शंकराचार्य, शुद्धाद्वैत पुष्टि मार्ग के वल्लभाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य। ठीक है, तो ये भी हाल ही में जो पीसीएस प्रीलिम्स हुआ, यह तथ्य जो है आपको वहाँ पर पूछा गया था मिलान करने को। तो ध्यान दीजिएगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं मक्खल गोशाल्य। ठीक है, द्वैतावाद कौन है? तो मध्वाचार्य हैं। और जो है जो एग्जाम में पूछा हुआ है पीसीएस प्रीलिम्स में विशेषवाद। ठीक है, तो विशेषवाद के रहे हैं रामानुजाचार्य, यहाँ पर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य दिया है जो जैन संगीतियाँ हैं। ठीक है, तो जैन संगीतियाँ जो कि अक्सर पूछा जाता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो जैसे कि दिया हुआ है, पहला जो जैन संगीत हुआ था, ईयर नहीं पूछा जाता, अक्सर आपसे पूछा जाएगा, स्थान पूछ लिया जाएगा, अध्यक्ष करने वाले और किसकी काल से संबंधित रहे हैं। ठीक है, तो पहला दिया है पाटलिपुत्र। तो पहला जो सभा जैन संगीत रहा है वह पाटलिपुत्र में, अध्यक्षता जो है स्थूलभद्र के द्वारा की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य की शासनकाल में। दूसरा वल्लभी में हुआ था आयोजित और अध्यक्षा देवर्धि श्रवण के द्वारा की गई थी और ध्रुवसेन द्वितीय की शासनकाल से संबंधित रहा है। जबकि जैन धर्म के जो त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अगला तथ्य है बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, जो कि अक्सर मिलान करने को भी पूछ लेते हैं। तो बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व माना जाता है और इनके जन्म का जो प्रतीक है वह कमल है। गृह त्याग, जिसको कि महाभिनिष्क्रमण के नाम से भी जाना जाता है, इसका प्रतीक घोड़ा है। ठीक है, तो पैदा हुए कमल की तरह खिल लिए। ठीक है, तो कमल की तरह खिले प्रतीक हुआ। फिर इसके बाद गृह त्याग जब इन्होंने किया तो घोड़े पर बैठ के ये भाग गए। ठीक है, कुछ इस तरह याद रखने का तरीका है कि घोड़े पर बैठे और भाग गए, तो घर को त्याग दिया। इसके बाद पहुँचे, ज्ञान प्राप्ति ली, जिसको कि संबोधि के नाम से जाना जाता है। तो बोधि वृक्ष, पीपल की वृक्ष ही तो आपको याद ही होगा। तो गृह त्याग याद रखिए, घोड़े पर बैठ के भाग गए थे और जन्म हुआ तो कमल के समान रहे। और मृत्यु को नाम जो कि महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, तो इसका प्रतीक जो है वह स्तूप है। चलते हैं आगे। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी और 35 वर्ष की आयु में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है घोड़े पर बैठकर घर से निकल लिए। आगे बढ़ते हैं।
अगला इसी बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य तथ्य हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ। जबकि जैन धर्म के आप पढ़ के आ रहे हो, ठीक है, तो सम्यक सम्य लगा देना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण रहा है। बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से, ठीक है, और सर्वाधिक उपदेश जो है इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। उपदेश की जो भाषा रही है वह पाली भाषा रही है, यानी जो बोलते थे पाली भाषा में। बुद्ध के अन्य नाम हैं शाक्य मुनि, तथागत और गौतम। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर है, तो यह कुशीनगर में है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनारा, जो कि मल्ल गणराज्य की राजधानी है। तो 16 महाजनपद पढ़ते हो, 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। जो लूसेंट पढ़ते हैं वहाँ 7 दिया है, तो गलत मत पढ़िएगा, 8 ही पढ़िएगा। कुशीनारा, ठीक है, तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण रहा है। महापरिनिर्वाण मतलब कि जहाँ पर इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, मृत्यु, तो यह कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी। अगला तथ्य है, जैन धर्म में बताया गया है कि दुख का जो निरोध है वो अष्टांगिक मार्ग द्वारा दूर किया जा सकता है। बौद्ध धर्म से संबंधित जो बौद्ध जैन संगीतियाँ रही हैं, जैन संगीत 2 आपने कवर किया, पाटलिपुत्र जो कि स्थूलभद्र के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। फिर दूसरा जो रहा है वल्लभी, गुजरात में आपने देखा स्थूलभद्र तो पहले के रहे, देवर्धि जो है वो दूसरे के रहे हैं, और ये पहला चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित रहा शासनकाल में, और दूसरी जो जैन संगीत रही वो ध्रुवसेन से संबंधित रही है। तो इसी तरह यहाँ पर आप बौद्ध से संबंधित जो अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो प्रथम जो संगीत रही है बौद्ध जो कनक्लेव रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे राजगृह में, और ईयर मत याद रखिए, शासनकाल प्लस अध्यक्ष जरूर याद रखिए। तो पहला जो है राजगृह और अजातशत्रु के शासनकाल में रहा है, और महाकश्यप के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। इसके बाद वैशाली में दूसरा बौद्ध संगीत काला अशोक के शासनकाल में, और सर्वकामी शावक मीर के द्वारा अध्यक्षता की गई। पाटलिपुत्र जो है तीसरा बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में रहा है, और अशोक के शासनकाल में जिसकी अध्यक्षता मोगलिपुत्र तिस्क के द्वारा की गई थी। और अंतिम जो रहा है वह कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में किया गया, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र योमा सुघोष इसके उपाध्यक्ष रहे हैं, और वसुमित्र अध्यक्ष रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट रहा तथ्य। आगे बढ़ते हैं, कुछ और तथ्य को देख लेते हैं, और इसी तथ्य के साथ यह जो स्पेशल नोट है वह कंप्लीट हो जाएगा। तथ्य है, प्राचीन कवि और उनकी संरक्षक दिए हैं। तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित रहे हैं। बाणभट्ट ये हर्षवर्धन के समय पे रहे हैं। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान, बदायूनी जो थे अकबर के और फैज़ी अकबर से रहे हैं। अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी। अबुल फजल जो है वो अकबर, तो अबुल फजल बदायूनी फैज़ी अकबर से संबंधित। अलाउद्दीन खिलजी जो है के समय में जो है ये कवि अमीर खुसरो रहे हैं। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है, और बाणभट्ट हर्षवर्धन हो गया, सोमदेव विग्रहराज। तो इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चंद्रबरदाई जो कि पृथ्वीराज रासो यानी पृथ्वीराज चौहान संबंधित, याद रखिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आपका पहला सेट प्लस स्पेशल नोट कंप्लीट हो जाता है।